साथियों, मैं मनोज आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से मैं आपके लिए लेके आया हूं रीजनिंग्स। आज मैं आपको रीजनिंग्स पढ़ाऊंगा और रीजनिंग्स के आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। रीजनिंग्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी एग्जाम में, हर किसी कंपटीशन के एग्जाम होंगे उसमें जरूर आएगा। ठीक है, एक रीजनिंग एक पर्टिकुलर एक ऐसा टॉपिक है पूरा, तो उसमें हर कोई कंपटीशन एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो हम रीजनिंग के बारे में जान लेते हैं। रीजनिंग मतलब होता है एक तरह से तर्क देना, किसी चीज पर दिमाग का जोर लगाना, एक लॉजिकल ढंग से सोचना। ठीक है, वो होता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे उस चीज के बारे में पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं। हम इसका आज सिलेबस कंप्लीट करते हैं। सिलेबस में किस किस तरह की सिलेबस में हम जो पढ़ेंगे वो सारी चीजें बताते हैं। वो इसका सिलेबस क्या है, अब किसी को पता ही नहीं है कि हम इसमें पढ़ना क्या है, बस रीजनिंग लिख दिया रीजनिंग है। अब टॉपिक बताते जाते हैं। टॉपिक से मतलब नहीं है, हमें इनके बारे में पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, इनमें किस किस तरीके से डिवाइड है ये, तो वो सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहले रीजनिंग को हमने दो पोर्शनों में डिवाइड किया है। किसमें? दो पोर्शनों में। कौन कौन सी है? एक तो वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग। नेक्स्ट है नॉन वर्बल रीजनिंग। कौन सी है? वर्बल और नॉन वर्बल, इन दो पोर्शनों में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, दो पोर्शनों में डिवाइड करेंगे तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक लेंगे, इसमें भी हमने इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया है। वर्बल रीजनिंग है, उसको भी हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। वर्बल रीजनिंग के अंदर आता क्या है, ज्यादातर जितनी भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस है, अल्फाबेट कैलकुलेशंस है, वो सब किस में आएंगी? वर्बल में। जबकि नॉन वर्बल में ज्यादातर क्या आएगा? डायग्राम संबंधित। क्या? डायग्राम संबंधित। डायग्राम संबंधित जितने भी पोर्शन आएंगे वो ज्यादातर किस में आएंगे? नॉन वर्बल में। और जो बिगर डायग्राम के आएंगे, बस डायग्राम इसमें भी आएंगे आने को तो, लेकिन इसमें क्या है, ज्यादातर कैलकुलेशन आधारित क्वेश्चन होते हैं, वो हम इसमें देखेंगे नॉन वर्बल में। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें हमने तीन पोर्शन किए। तीन पोर्शन में कौन कौन से आते हैं? एक तो जर्नल एबिलिटी, जर्नल मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन, जर्नल मेंटल एबिलिटी वाले, मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन है ना। इसमें क्या आता है? मानसिक, इसका अर्थ क्या है? सामान्य मानसिक परीक्षण पर आधारित क्वेश्चन, मानसिक परीक्षण पर आधारित। ठीक है, मेंटल एबिलिटी का मतलब। ठीक है, दूसरी जो चीज आएगी वो आएगी लॉजिकल रीजनिंग, जो जर्नल, पहली तो हो गई जर्नल मेंटल एबिलिटी, दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे हम लॉजिकल रीजनिंग। दूसरा पोर्शन लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा पोर्शन है एनालिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, इसका अर्थ है विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक रीजनिंग। ठीक है, अब देखिए समझो, इसमें मेंटल एबिलिटी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एक तरह से हम इसमें लेंगे, वो एक तरह से पेन आधारित, मतलब एक कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन होंगे जितने भी होंगे। लॉजिकल में किसी चीज के लिए हमें माइंड का ज्यादा यूज करना पड़ेगा, ना कि पेन का। मतलब कुछ सोचने समझने की शक्तियां ज्यादा यूज करनी पड़ेगी हमें कि इसमें किस तरह से आ सकता है। लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग्स में हम इन दोनों का यूज करेंगे, मतलब ज्यादा सोचना भी पड़ेगा और ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आधारित, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। मतलब सबसे टफ पोर्शन ज्यादातर देखा जाए तो सबसे टफ पोर्शन ये होता है, लेकिन हम इस टफ पोर्शन को भी आपके लिए आसान बना देंगे। किस तरह से? आपको उस चीज को आपको समझने में बड़ी आसानी होगी इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे। मतलब कह सकते हैं हम कि जो मेंटल एबिलिटी है उसका और लॉजिकल रीजनिंग, इसका दोनों का मिक्स क्या है? विश्लेषणात्मक एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एक एक के बारे में पढ़ना, मतलब किस किस में कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हम। तो शुरुआत से देखते हैं। पहले जनरल मेंटलिटी में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, फिर लॉजिकल में और फिर एनालिटिकल में। ठीक है, तो देखो इसमें देखो कौन कौन से टॉपिक आएंगे। पहला देखो, इसमें एक तो डायरेक्शन वाला,
डायरेक्शन मतलब दिशा आधारित। दूसरा है इसमें क्रम परीक्षण, क्रम परीक्षण आधारित, है ना, जिसका किसी का रैंकिंग ऑर्डर क्रम दे रखा होता है, ठीक है। तीसरा रक्त संबंध, रक्त संबंध हो गया। अगला घड़ी, कैलेंडर, घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, है ना। समरूपता वाले क्वेश्चन, समरूपता मतलब एनालॉजी, क्या एनालॉजी, एनालॉजी वाले हो गए, है ना। फिर कुछ अल्फाबेट वाले आ जाएंगे इसमें भी, मतलब वर्णमाला आधारित, क्या वर्णमाला आधारित, वर्णमाला से आधारित से मतलब इसमें अल्फाबेट दिए होंगे और उनको नेक्स्ट पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा ना, ठीक है, वर्णमाला आधारित क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तीसरा इसमें वर्गीकरण, नेक्स्ट क्या वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन दे देगा। क्लासिफिकेशन मतलब कोई भिन्न, कुछ भी वर्गीकरण में कुछ भी नेक्स्ट कुछ भी भिन्न चीज दे देगा, भाई भिन्न क्या है, तो वो जितने भी आएंगे वो वर्गीकरण में आएंगे, ठीक है। फिर एक सीरीज, श्रेणी संबंधित, श्रेणी में जो जितनी भी आती है ना, श्रेणी मतलब इसमें कोई एक सीरीज दे देगा और नेक्स्ट पद पूछेगा, ठीक है, तो उस पर जितने भी आधारित होंगे वो श्रेणी संबंधित आएंगे, ठीक है। और इसमें और आ जाएंगे बर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन में मतलब कोई भी एक मतलब आपको संख्याएं दे देगा, है ना, मतलब कोई एक वर्ड दे देगा, उस पर आधारित आपको नेक्स्ट पद या कुछ वर्ड, अगला पद, अगला वर्ड पूछ लेगा, ठीक है। ये हो गया। इसमें मिसिंग टर्म्स, मिसिंग टर्म्स वाले मतलब, मिसिंग टर्म्स का मतलब एक लुप्त संख्या, लुप्त जो दे रखी होती है, मतलब गायब संख्या, उसके बारे में पूछ लेंगे, मतलब जो क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, कहां से, समरूपता से, एक तरह से समरूपता से लेकर यहां तक ये सब एक ही चीज पर आधारित है, मतलब ये ज्यादातर सब आपस में मिले जुले हैं, है ना। तो इन टॉपिकों को हम एक साथ पढ़ेंगे सबको, है ना। कुछ सिंबल वाले दे देंगे, संकेत वाले क्वेश्चन, जैसे संकेत वाले क्वेश्चन आते हैं ना, संकेत आधारित क्वेश्चन, मतलब जैसे प्लस का अर्थ माइनस है, तो ऐसे क्वेश्चन हम वो सिंबल वाले टॉपिक में करेंगे, ठीक है। कुछ मैथमेटिकली आ जाएंगे, मैथमेटिकली मतलब जैसे मैथ्स का जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होगी मैथ की, जैसे कुछ वर्ड दे देंगे, 24, 25, 26, अगला पद पूछ लेंगे, उस तरह के हम मैथमेटिकली पोर्शन में करेंगे, ठीक है। ज्यादातर इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो एक तरह से कॉन्सेप्ट बेस आधारित होते हैं, है ना, तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। कॉन्सेप्ट बेस आधारित किस में आएंगे, जर्नल मेंटेबिलिटी में, ठीक है। और उसके बाद में हम नेक्स्ट लेते हैं, अब कौन कौन से नेक्स्ट जो हमने वर्गीकरण किया था उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। भाई आपको लॉजिक वो थोड़ा बहुत सिलेबस तो पता होना चाहिए ना, किस तरह के कौन कौन से किस में क्या क्या आएगा, ठीक है। देखो तो सेकंड देखते हैं हम, सेकंड कौन सा आएगा हमारा, सेकंड था हमारा लॉजिकल, क्या था, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल को नाम से ही समझ गए होंगे, लॉजिकल का मतलब सब जानते हैं, लॉजिक एक तरह से तर्क वाले, तर्क वालों में कौन कौन से आएंगे, तर्क वालों में देखो सबसे पहले कौन कौन से आएंगे, कथन निष्कर्ष वाले, कौन से, कथन और निष्कर्ष वाले, या फिर कथन दे देगा उसका तर्क वाले क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कथन निष्कर्ष तर्क वाले, है ना। कथन कोई कोई स्टेटमेंट दे देगा, कोई मतलब कथन दे देगा और उसके बारे में हमसे एनालिसिस, उसके जितने भी उस हो सकते हैं उसका एनालिसिस वाले। तो इस तरह के जितने भी पोर्शन आएंगे हम लॉजिकल रीजनिंग में करेंगे, किसमें करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। इसमें ज्यादातर कथन वाले ही देगा, जो भी कथन दे देगा, है ना, या फिर एक तरह से, हाँ एक तरह से कुछ भी अरेंजमेंट दे देगा, जैसे कुछ कुछ पेड़ पौधे, कुछ पेड़ मनुष्य है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होगा, या फिर एक कथन दे देगा
कि आज सुबह हम मार्केट गए, ये खरीदा, तो उस पर निष्कर्ष तर्क दे देगा भाई इस पे ये आधारित है, तो हमें उसको ऑप्शन को सही करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन किसमें आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। और तीसरा हमने बताया था, तीसरा पोर्शन था हमारा इसमें एनालिटिकल, एनालिटिकल विश्लेषणात्मक, क्या था, विश्लेषणात्मक। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं ज्यादातर, इसमें एक तो आता है मशीन इनपुट वाले, मशीन इनपुट वाले, है ना, ठीक है। और एक आते हैं इसमें पजल वाले, पजल वाले हो गए, है ना। एक आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट वाले, सिटिंग अरेंजमेंट वाले हो गए। और इसमें आते हैं एलिजिबिलिटी वाले, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है वो आते हैं। ज्यादातर ये जो पोर्शन होता है ना, ये वाला विश्लेषणात्मक, ज्यादातर ये बैंक की जितनी भी एग्जामें होती हैं उनमें आते हैं ये ज्यादातर, क्योंकि और नॉर्मली एग्जामों में ज्यादातर ये वाले टॉपिक्स है, पजल्स वाले, सिटिंग अरेंजमेंट, एलिजिबिलिटी, ये बहुत कम देते हैं, कोई नए के बराबर देते हैं। ज्यादातर ये पोर्शन तो जरूर थोड़ा बहुत दे देते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट वाला, एक पजल्स वाले हुआ, मशीन इनपुट वाला हुआ, एलिजिबिलिटी, ये सारे ज्यादातर किसमें आते हैं, बैंक वाली एग्जामों में, ठीक है। तो ध्यान रखना आप। अब देखिए आगे, आगे हमने एक नेक्स्ट पोर्शन बताया था आप सभी को, नॉन वर्बल वाला। कौन सा, नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल में कौन कौन से आएंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो देखो। नॉन वर्बल का मैंने पहले ही बताया था, नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, डायग्राम आधारित, मतलब आकृति आधारित क्वेश्चन जितने, मतलब जितने भी आते हैं वो किस में आते हैं, नॉन वर्बल में, ठीक है। तो नॉन वर्बल में कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो देखो। इसमें एक तो आकृति गिनना आ जाएगा, आकृति गिनना, है ना। एक छुपी हुई आकृति को निकालना, छुपी हुई आकृति ढूंढना, कि कोई डायग्राम दे देगा, उसमें आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सी छुपी हुई आकृति है, तो वो भी इसमें ही आते हैं। एक होता है इसमें भी एक सीरीज दे देगा, श्रेणी वाले भी इसी में आते हैं। कुछ डायग्राम दे देगा आपसे, श्रेणी मतलब किस तरह से आते हैं इसमें, जैसे कोई श्रेणी दे देगा आपको, एक डायग्राम दे देगा कि इसमें इस तरह से है, फिर उसके बाद में आपको ये दे देगा कि इसके अंदर ये व्रत है, फिर अगला पोर्शन दे देगा आपको कुछ भी, तो अगला क्या होगा, तो इस तरह से एक श्रेणी दे देगा। वो पूछते हैं वो किस में आते हैं, श्रेणी नॉन वर्बल वाले में, ठीक है। और एक आकृति पूर्ण करना, आकृति पूर्ण करना, ये भी किस में आएंगे, नॉन वर्बल में। एक आता है हमें पेपर फोल्डिंग और कटिंग, फोल्डिंग एंड कटिंग, मतलब पेपर को फोल्ड करके आकृति बनती है, उसको वापस से उसको किसी पेपर को काट के जो आकृति बनती है, वैसे क्वेश्चन किसमें आएंगे, नॉन वर्बल में। ज्यादातर इस नॉन वर्बल वाले टॉपिक में बता दिया था, आकृति से संबंधित जितने भी टॉपिक्स होंगे वो किसमें आएंगे, नॉन वर्बल में। और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे, तो आपको सारे टॉपिक्स बताते जाएंगे, ठीक है। ये तो एक छोटा सा इसका इंट्रो हो गया एक तरह से, मतलब आपको रीजनिंग सिलेबस के बारे में कुछ तो पता चला कि किस किस में किस किस का पोर्शन आता है। ज्यादातर आजकल की एग्जामों में क्या होता है कि एग्जामों में आजकल सीधे टॉपिक दे देते हैं, ठीक है, बस ये इतना सा दे दिया, उसमें दे देंगे जर्नल मेंटेबिलिटी आती है ना, उसमें ऐसे दे देंगे कि मतलब लॉजिकल रीजनिंग आएगी, तो आपको यही पता नहीं है कि लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन सी चीजें हैं, नॉन वर्बल में कौन कौन सी चीजें हैं। तो इसके लिए मैंने आपको ये सारी चीज सिलेबस बता दिया। तो आज से हम सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे, हम रीजनिंग का पहला टॉपिक लेंगे हम इसमें डायरेक्शन, दिशाएं, ठीक है।
तो दिशाओं के बारे में आज हम बेसिक चीजें जान लेते हैं, क्या दिशाओं में क्या क्या होता है, किस किस तरह से आते हैं, ठीक है। तो देखो आज हम लेते हैं, आज का पहला टॉपिक है दिशा। दिशा मतलब होता है कोई भी इंसान किधर भी कहीं भी जाता है, कहीं भी अगर मार्केट में गए आप, तो आप जिस डायरेक्ट आप कहीं भी घूमोगे तो उसका मतलब एक तरह से आप दिशा परिवर्तित की है आपने। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, तो हमारी दोनों की आमने सामने की बातें हो रही हैं, तो मतलब आमने सामने है, तो वो भी एक तरह से दिशा है, ठीक है। तो दिशा एक तरह से, दिशा देखा जाए तो दिशा चार तरह से होती है, चार प्रकार की होती है मेनली। चार कौन कौन सी होती है वो देखो आप, ये सबको पता है वैसे, उत्तर, पूरब, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, ये चार दिशाएं होती है, मुख्य रूप से यही चार दिशाएं होती है, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में जब भी कोई एंगल बनता है, उत्तर और पूरब के बीच में जब भी कोई एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का। कितना बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। कोई सी भी भुजाएं ले लो, मतलब कोई सी भी दिशा ले लो, उत्तर पश्चिम में इसमें 90 डिग्री बनेगी, पश्चिम दक्षिण में तो 90 डिग्री का। मैं सीधा जा रहा हूं और एकदम आपकी तरफ घूमा तो मतलब इसका क्या है, पूरा मैं 90 डिग्री घूमा तभी तो आपको देख पा रहा हूं, ठीक है। तो इन दोनों मध्य कितना का बनेगा, 90 डिग्री का। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सीधा 90 डिग्री घूमेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने आपसे ये बोला उत्तर और दाएं मुड़ गए या फिर पूरब की तरफ मुड़ गए तो आपने बस पूरब बना दिया इसे, मतलब नहीं, पूरा 90 डिग्री घूमोगे तभी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। और इन दोनों से मिलकर, उत्तर और पूर्व से मिलकर कौन सी डायरेक्शन बनती है, इन दोनों से मिलकर जो बीच में बनती है वो होती है उत्तर पूरब। पूरब और दक्षिण से मिलकर बनती है वो दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पूरब। पश्चिम और दक्षिण से मिलकर बनी होती है उस वो कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम से मिलकर बनी होती है वो कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब ये इनको हम कह सकते हैं एक तरह से उपदिशाएं, किसको, इन जो बताई है मैंने चारों, इनको हम कह सकते हैं उपदिशाएं, है ना। उपदिशा मतलब इन दोनों के मध्य, जब भी हम उपदिशाओं को देखेंगे तो इन दोनों के मध्य भी, इन दोनों के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। देखो इन दोनों के बीच में भी इतना ही स्पेस आ रहा है, ठीक है, तो 90 डिग्री कोण बनेगा। लेकिन जब एक मुख्य दिशा और एक उप दिशा दोनों के मध्य अगर कोण की बात करें हम, तो इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का। देखो ये तो होता है 90 डिग्री का कोण, अगर 90 डिग्री को हम बीच में से काट दे तो वो होता है 45 डिग्री का कोण, ठीक है। तो मतलब एक तरह से इन दोनों के बिल्कुल मध्य में जो बनेगी वो होती है उपदिशाएं, ठीक है। और डायरेक्शन में दो चीजों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, वो है दायां और बायां, दायां और बायां, ठीक है। दायां मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं राइट, और बायां मतलब लेफ्ट। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा पहले छोटी क्लासों में कि हमें सड़क के किस तरफ चलना चाहिए, हमेशा दाईं साइड, मतलब हमेशा कहां चलना चाहिए, बाईं साइड चलना चाहिए, लेफ्ट साइड चलना चाहिए, सड़क के हमेशा किस तरफ चलना चाहिए, लेफ्ट तरफ। तो इन चीजों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, दिशाओं में बहुत महत्वपूर्ण रोल है दायां और बाएं का। अगर आपको कभी भी याद ना हो दायां क्या बायां क्या, है ना, तो आप इस एग्जांपल को याद रख सकते हो हमेशा कि सड़क के किस तरफ चलना चाहिए, बाईं साइड, किस तरफ, बाईं साइड, ठीक है। और इसको हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम आगे जितने भी क्वेश्चन लेंगे तो दाएं को तो हम लेंगे आर से, मतलब राइट आर, ठीक है। या फिर मैं दायां इतना बड़ा लिखूंगा क्वेश्चन में, टाइम लगेगा, आपको समझने में दिक्कत आएगी, तो मैं क्या करूंगा, आपको जितने भी है तो उसको हम आर से, दाएं को जितने भी होगा उसको आर से लिख देंगे और बायां जितने भी होगा उसको हम एल से लिख देंगे। तो आपको एक तो समझने में भी आसानी होगी, दूसरा आपको ये पता भी चल जाएगा एल मतलब क्या है और आर मतलब क्या है। ऐसे ही हम इन सबको, इनको
इन सबको ज्यादातर, जैसे उत्तर को एन से, दक्षिण को नहीं, उत्तर पूर्व को ई से, और दक्षिण को एस से, और पश्चिम को डब्ल्यू से। एन मतलब नॉर्थ, ई मतलब ईस्ट, एस मतलब साउथ, और वेस्ट मतलब डब्ल्यू मतलब वेस्ट। ये चीज तो आपने छोटी क्लासों में बहुत पढ़ा होगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, बहुत पढ़ाते हैं इस चीज को। तो आपको पता है नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूरब, एस मतलब दक्षिण, साउथ मतलब दक्षिण, और वेस्ट मतलब पश्चिम। ठीक है, आपका टाइम बचाने के लिए हम इनको शॉर्ट टर्म यूज में ले लेंगे, है ना। ठीक है, तो इन चीजों का अच्छे ढंग से ध्यान रखना। ठीक है, तो आज हम इसका पहला टाइप लेते हैं, है ना। ठीक है, पहला टाइप किस किस तरह से, इसमें पहले टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे हम, तो वो देखते हैं हम। ठीक है, इसमें देखो दिशा में हम जब भी पढ़ेंगे तो इसमें पहले टाइप में हम दो तरह से पढ़ेंगे। पहले टाइप में कितने तरीके से, दो तरह से। दो तरह से कैसे, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में पहले आपको एक मेन चीज बताता हूं, फिर बताता हूं किस तरह से, दो तरह से। मतलब क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है कि एक प्रारंभिक दिशा दे रखी होती है। क्या दे रखी होती है, प्रारंभिक दिशा दे रखी होती है। ठीक है, उसके बाद में एक हमें मार्ग दिया होता है। मार्ग का मतलब या तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ भी दे देगा। क्या आप साउथ गए फिर नॉर्थ गए, या फिर उत्तर गए दक्षिण गए, कुछ भी दे देगा। या फिर आपको ऐसे दे देगा, आप बाएं गए दाएं गए। तो इस तरह से कोई भी एक मार्ग दे रखा होता है। फिर आपको अंतिम दिशा पूछता है। क्या पूछता है, अंतिम दिशा। ठीक है, प्रारंभिक दिशा दे रखी होती है, एक मार्ग दे रखा होता है, और अंतिम दिशा पूछता है। तो एक तो ये हो गया, ये दे रखा रहता है, ये दे रखा रहता है, और ये पूछता है। दूसरा एक और ये बन सकता है कि अंतिम दिशा दे रखी होती है, मार्ग दे रखा होता है, और ये पूछ लेता है। तो आपको एक चीज समझ में आई, मार्ग हमेशा दे रखा होगा। अगर हमें किसी चीज का अगर रास्ता मालूम नहीं है तो हम उसके एंड प्रारंभ में और अंत में कभी नहीं पहुंच सकते। तो हमें एक मार्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना, क्वेश्चन में दे रखा होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें किस तरह के, दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। दो तरह के कैसे, एक तो देखो एंगल बेस्ड, कोण आधारित। क्या, कोण आधारित। कोण आधारित कैसे, मतलब कोई व्यक्ति डायरेक्ट बोल देगा आपको, कोई व्यक्ति जा रहा है वो 90 डिग्री पर घूमा, है ना, 180 डिग्री पर घूमा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो किस पे आएंगे, कोण आधारित पर। ठीक है, कोण आधारित में भी दो तरह से, दो तरह से क्या, एक तो होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब आप समझ गए होंगे, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में मतलब दक्षिणावर्त। मतलब घड़ी की दिशा में कैसे, आपको एक चीज समझाता हूं। घड़ी की दिशा में आपने ये चिन्ह तो आपने सबने देखा होगा, इसको शुभ चिन्ह मानते हैं, है ना। शुभ चिन्ह मतलब ये जिस तरफ इसका निशान है, एरो है, मतलब ये किस तरफ जा रहा है, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा का मतलब है लेफ्ट टू राइट, मतलब बाएं से दाएं तरफ, बाएं से किस तरफ मुड़ रहा है, दाएं तरफ, फिर दाएं तरफ, फिर दाएं तरफ। मतलब एक तरह से घड़ी जिस जिस घड़ी जब चलती है तो वो कहाँ चलती है, दाएं से बाईं तरफ चलती है। ठीक है, तो इसको याद रखना हमेशा, भैया जिस तरह से चल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त। क्या, इसका हिंदी अर्थ का होता है दक्षिणावर्त। दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। क्या, वामावर्त। वामावर्त का मतलब इसका विपरीत, पूर्ण रूप से विपरीत। पूर्ण रूप से विपरीत मतलब इसको ही उल्टा बना लो, मतलब पूर्ण रूप से विपरीत, घड़ी की विपरीत दिशा में। ये तो क्लॉकवाइज तो क्या होगा, घड़ी की दिशा में।
और ये क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, ये तो आपको समझ में गया एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये दाएं से बाईं साइड, ये दाएं से बाएं जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, मतलब दाएं से बाएं जा रहा है, और क्लॉकवाइज मतलब बाएं से दाएं जा रहा है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। दूसरे आधारित होते हैं एक साइड, मतलब मार्ग आधारित मतलब दाएं और बाएं तरफ, मतलब दाया और बायां आधारित क्वेश्चन, दाया और बायां आधारित। ठीक है, एक तो हो गया कोण आधारित, जिसमें हमें एक एंगल दिया होगा, मतलब कोण दे रखा होगा, उस पर आधारित दे रखा होगा कि कोई व्यक्ति है वो क्लॉक मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, एंटी क्लॉकवाइज इतने डिग्री घुमाए। दूसरा दाएं बाएं आधारित, मतलब कोई व्यक्ति दाएं गया फिर बाएं गया, तो उस तरह से आधारित दाएं बाएं होगा। हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है, प्रश्न हमेशा इस तरह से पूछेगा, बस हमें चेंज क्या देगा, चेंज देगा वो मार्ग, मार्ग में या तो कोण आधारित दे देगा या फिर दाया बाया दे देगा। ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चन से आधारित एक एक उसको करते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आज लेते हैं हम कोण आधारित। देखो पहला लेंगे हम कोण आधारित प्रश्न। कोण आधारित प्रश्न किस तरह से आते हैं उनको समझिए आप। कोण आधारित प्रश्न किस तरह से आएंगे, जैसे देखो एक क्वेश्चन से समझते हैं हम इसे कि ए पूर्व दिशा से, कहां से, पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया। ए ने पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया और फिर वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देखो जब भी मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसको इस तरह से, क्लॉकवाइज को तो हम CW से और एंटी क्लॉकवाइज को ACW से दर्शाऊंगा। ठीक है, तो आप समझ जाना क्लॉकवाइज क्या है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है ना। क्लॉकवाइज का मतलब भी ध्यान रखना हमेशा, किस तरफ, अभी बताया था मैंने, ये इस तरफ। ठीक है, तो वो ध्यान रखना, हमें घूमना किस तरफ है, घड़ी की दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इसका विपरीत। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना आप, है ना। तो मैं जो लिखूंगा वो एक तरह से ध्यान से देखना है ना। ए पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, फिर वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज गया, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया, फिर 200 सॉरी 90, फिर 45, फिर क्लॉकवाइज गया, और फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया। ठीक है, तो बताओ वो अंत में किस दिशा में पहुंचा, तो बताओ वह अंत में किस दिशा में पहुंचा। मैं पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, अगर मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम काफी लगेगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से सुनना है और समझना है। तो देखो ध्यान से सुनो, ए पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, उसके बाद में उसने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला। फिर उसके बाद में अंत में वह किस दिशा में पहुंचा, तो आ गया ना वैसा ही। ये क्या दे रखा है, प्रारंभिक, प्रारंभिक दिशा दे रखी है। ये पूरा क्या दे रखा है, एक मार्ग, एक मार्ग दे रखा है कि इस तरह से वो घूमा। अंत में क्या दे रखा है हमें, अंत में हमें अंतिम दिशा पूछी है कि अंतिम दिशा में उसका मुख किस तरफ था, वो किस तरफ चल रहा था, वो हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को एक तो हम डायग्राम से बनाएंगे। देखो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, ठीक है, फिर उसके बाद 90 डिग्री, पूरा 90 इस तरफ घूम गया, इधर आ गया वो। पहले तो कहां था, सॉरी पहले था वह पूर्व दिशा में, कहां पे, पूर्व दिशा में। अब पूर्व दिशा से एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की तरफ, ये निशान किधर जा रहा है, ऊपर, ऊपर की तरफ कितना गया एंटी क्लॉकवाइज, 45। ठीक है, 45 डिग्री गया, फिर 90 डिग्री, पूरा पूरा 90 घूम गया। ठीक है, 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 से क्लॉकवाइज नीचे की तरफ आएगा, ये तो गया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज,
फिर एंटी क्लॉकवाइज से 90 डिग्री। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो काफी कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है। तो आपको इसका एक आसान सा तरीका बताता हूं, उस आसान से तरीके से आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको कभी भी कोण आधारित क्वेश्चनों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो करते कैसे हैं उसको देखो। जितने भी एंटी क्लॉकवाइज जो हमें कोण दे रखे हैं उनको एक तरफ कर लेंगे, और जितने भी क्लॉकवाइज जितने भी एंगल दे रखे हैं उनको दूसरी तरफ कर लेंगे और उनको जोड़ देंगे। देखो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसमें देखो एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन से हैं, 45 डिग्री दे रखा है, एक 90 डिग्री दे रखा है, एक 180 डिग्री दे रखा है, इधर 135 डिग्री दे रखा है, सॉरी 90 डिग्री नहीं है ना, 45 135 डिग्री है, इधर 90 डिग्री क्लॉकवाइज है और 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, ठीक है। इनको आपस में जोड़ दो, आपस में जोड़ दो, देखो कितना आया, 0 6 360 डिग्री तो ये आया, और ये कितना आया 135 डिग्री ये आया। तो अब देखो आप हाँ, तो अब क्या है, इनको जोड़ दिया आपस में हमने, एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ जोड़ दिया और क्लॉकवाइज एक तरफ जोड़ दिया। अब देखो जो ज्यादा संख्या है, ऐसा नहीं हर बार एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा आएगी, जो भी ज्यादा संख्या आएगी उसमें से हम कम को घटा देंगे। जो भी ज्यादा संख्या है, ज्यादा संख्या क्या आई 360 और कम संख्या क्या आई 135। ज्यादा किस साइड है, एंटी क्लॉकवाइज साइड, और कम किस साइड है, क्लॉकवाइज। तो इसमें से घटा देंगे हम, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, कितना बचा देखो 5 कितना बचा 5 2 225 डिग्री, 225 डिग्री कितना एंटी क्लॉकवाइज। भाई ज्यादा क्या है क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है। तो 225 डिग्री कितना बचा एंटी क्लॉकवाइज। देखो एक तो एंगल का और ध्यान रखना, एंगल का आपको बता देता हूं मैं। ये तो आपको पता है 90 डिग्री, इसको बीच में से काटा तो ये कितना बन गया 45 डिग्री, ठीक है। 90 प्लस 45 कितना होता है 135। मतलब अगर हम इस 90 में इस तरह कर देंगे तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा 135 डिग्री। ये पूरा कर देंगे अगर हम 90 प्लस 90 कर देंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 में 45 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 225 डिग्री। हाँ 45 और ऐड करेंगे 225 डिग्री। फिर अगर 45 और ऐड करेंगे 270 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से एंगलों को आप ध्यान में रखना कहां पे किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहां तक आपके समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पे जैसे ही ये आया उसके बाद में हम सीधा कहां जाएंगे, जो हमारी प्रारंभिक दिशा दे रखी है। कौन सी दे रखी है प्रारंभिक दिशा। तो प्रारंभिक दिशा से हम एक डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे एक डायग्राम, है ना। और उसी से ही हम जितने भी दिशा वाले क्वेश्चन है उनमें ज्यादातर आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी। डायग्राम बनाने पर ही आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखो एक इस तरफ था पूर्व दिशा में, किस तरफ पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा से अब सीधा हमें एंटी क्लॉकवाइज कितना चलना है 245। एंटी क्लॉकवाइज मतलब विपरीत। अब 225 डिग्री कितना होता है यहाँ पे, ये पूरा कितना हो गया, इसके पूर्व के पूरे 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। किस तरफ, हम किस तरफ गए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी की विपरीत दिशा में चले हैं हम। तो ये कहां पहुंच गया यहाँ पे। और ये कौन सी होती है आप सभी को पता है, ये उत्तर होता है, ये पश्चिम होता है और ये दक्षिण होता है। तो इन दोनों के मध्य ये कौन सी दिशा हो गई दक्षिण पश्चिम। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलने के बाद में वह कहां पहुंचा दक्षिण पश्चिम में। कहा दक्षिण
पश्चिम में। कहां पहुंचा? दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसका एक और क्वेश्चन देखो क्या है। ए ने दक्षिण दिशा से, कहां से? दक्षिण दिशा से चलना प्रारंभ किया और वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज चला, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 270 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ एंटी क्लॉकवाइज, और फिर 45 डिग्री वापस से एंटी क्लॉकवाइज चला। अंत में वह किस दिशा में पहुंचा? ठीक है, किस दिशा में पहुंचा? तो देखो अभी मैंने बताया था आपको कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को अलग अलग जोड़ेंगे। तो अलग अलग देखो, पहले हम किसको ले लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज को। किसको? एंटी क्लॉकवाइज को। फिर हम किसको लेंगे? क्लॉकवाइज को। तो एंटी क्लॉकवाइज को देखो कौन कौन से हैं एंटी क्लॉकवाइज। एक तो 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, और फिर 45 डिग्री। ये तो गए एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, क्लॉकवाइज में कौन कौन से? एक तो 135 डिग्री और 270 डिग्री। ठीक है, ये क्या है? क्लॉकवाइज में। मैंने भी बताया था इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ो, कितना है? 0 0 5। ठीक है, 9 और 8 17 4 21, 2 तो 2 और 1 3, कितना आ गया? 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कितना? एंटी क्लॉकवाइज। अब इन दोनों को जोड़ो, ये कितना आ गया? 5 7 और 3 10, 1 2 और 2 4, 405 डिग्री क्या आ गया? क्लॉकवाइज। तो अब देखो इसमें ज्यादा संख्या, पिछले क्वेश्चन में ज्यादा क्या थी? एंटी क्लॉकवाइज। इस क्वेश्चन में ज्यादा क्या है? क्लॉकवाइज। तो हमने एक ही चीज बताई थी, जो ज्यादा है उसमें से कम को करो, जो ज्यादा है उसमें से कम को घटाओ। ज्यादा में से कम को घटाओ, 405 में से 315 घटाओ, कितना बचा? 0, हासिल ले ली 10, 10 में से गया 9, 90 डिग्री। कितना बचा? 90 डिग्री। 90 डिग्री, लेकिन बचा क्या? आपको पता क्या है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखो 405 तो क्या है? क्लॉकवाइज, और 315 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो बचेगा क्या? बचेगा जो ज्यादा है उसका। ज्यादा क्या है? क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज। मतलब अगर ए दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करके 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 270 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो अंत में वह किस दिशा में जाएगा? 90 डायरेक्ट। हम कहां से जो दिशा दे रखी है, प्रारंभिक दिशा है, वहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। कहां से? प्रारंभिक दिशा से डायरेक्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो देखो दक्षिण दिशा कौन सी होती है? ये कौन सी है? दक्षिण, पूरब, उत्तर और पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण दिशा के 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बताया था हमेशा घड़ी की दिशा में। कहां पे? घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 90। दक्षिण से 90 डिग्री जाओ, कहां पहुंचे आप? पश्चिम दिशा की तरफ। कहां पर? पश्चिम दिशा की तरफ। तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम दिशा। क्या होगा? पश्चिम। कहां पे पहुंचेगा वो अंत में? पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बहुत है ना। अगली क्लास में हम इसके जो भी जितने भी टाइप है बाकी के, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे हम। तो आप अभी शुरुआत में इन कोण आधारित जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। ठीक है, तो धन्यवाद।